गुड मॉर्निंग। तो पिछली क्लास तक हम लोग मेटलर्जी में बात कर चुके थे कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स की। तो मैंने आपको बताया था कि मेटलर्जी में हम लोग 5 स्टेप फॉलो करते हैं। ओर से किसी मेटल तक पहुंचने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्रशिंग होता है, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन होता है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ ओर्स या फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड फ्रॉम मेटल ओर्स, है ना, और फिर रिडक्शन ऑफ ओर्स एंड देन प्योरिफिकेशन। तो ये सभी स्टेप होते हैं और इसको हम लोगों ने सीखा था। लेकिन हम 2 स्टेप को कंप्लीट कर चुके थे। क्रशिंग वो अपने आप में पढ़ते ही कंप्लीट हो गया था, उसमें कुछ खास नहीं था। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, तो एक लंबा उसमें क्लासिफिकेशन था, चाहे वो मैकेनिकल मेथड हो, ग्रेविटी सेपरेशन हो, फ्रोथ फ्लोटेशन होगा, मैग्नेटिक सेपरेशन होगा, लिक्वेशन था, है ना। तो ये सभी मेथड, लीचिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लीचिंग को आप हाइड्रोमेटलर्जिकल मेथड भी बोलते हैं। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। लीचिंग में एग्जांपल्स पढ़े थे हम लोगों ने कि कैसे आप मेटलर्जी को देखेंगे यहाँ पे। अब हम एक तीसरे पार्ट में आते हैं, और तीसरे पार्ट में जब मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे हमको बात करनी होगी फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ ओर्स, रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ ओर्स। आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड फ्रॉम ओर्स। तो ओर्स को आपको दरअसल मेटल के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना होता है, और वो इसलिए सो दैट आप मेटल ऑक्साइड को बहुत इजीली रिड्यूस कर पाए, है ना। तो इसके लिए 2 चीजें हैं, इसके लिए 2 मेथड है। पहला एक मेथड है कैल्सिनेशन का, एक मेथड होता है कैल्सिनेशन का। ये क्या है पहले इसको समझ लीजिए। बोलेगा दिस इज द मेथड टू रिमूव, दिस इज मेथड टू रिमूव मॉइस्चर, volatile impurity and carbon dioxide. This is method to remove the moistures, volatile impurities and CO2 from ores, है ना। ये बात तो ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हीटिंग बिलो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से कम में आपको हीट करना होता है। इन दी एब्सेंस ऑफ एयर या O2, है ना। इन द एब्सेंस ऑफ एयर अगर आप मेल्टिंग पॉइंट से नीचे इसको हीट करके क्या क्या बाहर करना है, मॉइस्चर मतलब वाटर, वोलेटाइल इम्प्योरिटी, है ना, और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अगर ये सब आप रिमूव कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन कर देंगे, ठीक है ना। देखिए अभी तक हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की जब आप बात कर रहे थे तो हम लोग रिमूव क्या करते थे, गैंग पार्टिकल, गंदगी जो थी, जो कि इजीली रिमूवेबल थी। लेकिन अब हम जो बात करेंगे रिमूव करने की, वो इस तरह की इंप्योरिटीज होंगी। कैसे, CO2 को बाहर करना, वाटर को बाहर करना, या कुछ वोलेटाइल इंप्योरिटी टाइप का होगा उसको बाहर करना। तो पहले तो ये सब बातें आपको लिखनी होगी। अब मैं फॉर एग्जांपल Al2O3.XH2O मान लीजिए लिखा है, तो आप इसको हीट कर दीजिए तो Al2O3 बन जाना और X टाइम्स ऑफ वाटर बाहर हो जाना, है ना। सिमिलरली Fe2O3.XH2O है और इसको हीट करना, Fe2O3 बनना, X टाइम्स ऑफ वाटर बाहर होना। दिस इज ऑल्सो द कैल्सिनेशन। इसी तरह से मान लीजिए मैं FeCO3 लिखता और इसको आपने हीट किया, ध्यान रहे बिलो मेल्टिंग पॉइंट, है ना, बिलो मेल्टिंग पॉइंट, इस बात को ध्यान रखना हो। FeO बन गया, CO2 बन गया। ऐसे ZnCO3 है, हीट किया गया, ZnO बन गया एंड CO2 बन गया। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, और बहुत पूछे जाने वाला डेफिनेशन होगा कि कैल्सिनेशन का मतलब क्या है। अब जरा देखिए, हमने जब इसको बाहर किया तो अल्टीमेटली क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड। यहां क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड। ये क्या है, मेटल ऑक्साइड, ये भी मेटल ऑक्साइड। और इन मेटल ऑक्साइड को बहुत इजीली आप क्या कर सकते हैं,
आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ गया कि हम कैल्सिनेशन का मतलब क्या निकालेंगे। और हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि आप फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड कैसे करेंगे फ्रॉम ओर्स। जो आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स होगा उसको मेटल ऑक्साइड में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कैल्सिनेशन। इसके अलावा एक और मेथड है, जो मेथड जिसका नाम हम लोग पढ़ते हैं रोस्टिंग। तो उस पर आने से पहले आप पहले इसको पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। चलिए, तो अब हम लोग बात कैल्सिनेशन के बाद एक और मेथड है ऑक्साइड फॉर्मेशन का, और वो है रोस्टिंग। तो रोस्टिंग पे बात करते हैं, वहाँ क्या है। तो काफ़ी कुछ इससे रिवर्स है। रोस्टिंग की अगर हम बात करें तो काफ़ी कुछ इससे अपोजिट चीज़ें आपको दिखेंगी। कैल्सिनेशन में हम लोग वाटर CO2 की इम्प्योरिटीज़ को बाहर कर रहे हैं, बट यहाँ पर रोस्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे ओर्स के अंदर नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटीज़ है ना, तो हम उसको वोलाटाइल में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहली चीज, रोस्टिंग का मतलब क्या है। तो रोस्टिंग में भी सबसे पहला काम, यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड जो ओर्स है उनमें मेनली यूज किया जाता है। और क्या करना है उसमें, टू रिमूव नॉन volatile impurities like सल्फर, फॉस्फोरस और एंटीमनी। इस तरह की इम्प्योरिटीज आपको मिलेंगी, उनको बाहर करना है। टू रिमूव द नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटीज लाइक सल्फर, आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस। ऑल्सो टू कन्वर्ट मेटल सल्फाइड टू मेटल ऑक्साइड, है ना। ऑक्साइड तो हमें बनानी है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। तो हमारे पास दो फंक्शन है इस तरह के। जैसे वहां पे हम लोग वाटर को बाहर करते थे, CO2 को बाहर करते थे, और कुछ नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटी थी। यहां पे हम नॉन वोलाटाइल को बाहर कर देंगे। क्या किया जाता है इसके लिए, ये भी ध्यान रखिए। हीटिंग ऑफ ओर्स बिलो मेल्टिंग पॉइंट, heating of ores below melting point in the presence of air। ये बात देखिए, जस्ट अपोजिट बात है। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, आपको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बिलो मेल्टिंग पॉइंट आपको हीट करना है, और हीट करने से इस तरह के कन्वर्जन को करना, दिस इज कॉल्ड रोस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सल्फर या फॉस्फोरस हुआ, या आर्सेनिक हुआ, एंटीमनी भी हुआ, है ना, ये भी आप लिख सकते हो वहां पे। तो इन सबको क्या करेंगे आप, ऐसे तो SO2 गैस वोलाटाइल हो गया, P4O10 वोलाटाइल हो गया, AS2O3 वोलाटाइल हो गया, Sp2O3 वोलाटाइल। तो ये सब वोलाटाइल होकर इंप्योरिटीज बाहर हो जाएंगी। ठीक है, जबकि ये कैसे थे, सब नॉन वोलाटाइल थे। तो इनको बाहर करना ये मेन फंक्शन है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे मान लीजिए मेटल का सल्फाइड है, सल्फाइड ओर्स है, और इसको आप ऑक्सीजन से हीट कर रहे हैं। ध्यान रखिए, PbS को जब भी आप O2 से रिएक्शन कराएंगे तो PbO बन जाएगा और SO2 बन जाएगा। लेकिन एक चीज और यहां ध्यान रखिएगा, हमेशा ऐसा नहीं कि PbO ही बन जाएगा। कई बार PbSO4 इसमें ऑक्सीडाइज यानी PbSO4 भी बन जाता है, लेड सल्फेट बन जाएगा। लेकिन इसकी अपनी कंडीशन है, कब, व्हेन SO2 इज इन एक्सेस एंड एट लो टेम्परेचर। तो अगर आप इन दोनों बातों को ध्यान रखें तो ये जो मेटल का सल्फाइड है वो दरअसल सल्फेट में भी बदल जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना है हमें। तो ये कैसे कन्वर्ट हुआ, मतलब जब भी आप PbS की रिएक्शन या किसी भी मेटल सल्फाइड की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे, रोस्टिंग कराएंगे, तो ये इंप्योरिटीज तो होंगी, तो इसको तो आप बाहर कर गए।
लेकिन मेटल के जो सल्फाइड है वो क्या हो करेगा, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर मेटल का ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, SO2 गैस बाहर होगा। और अगर SO2 का अमाउंट एक्सेस रहा और टेम्परेचर लो रहा तो वो PbS कई बार PbSO4 में भी बदल जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, PbS में सल्फर -2 में है और वो सीधे +6 में चला जाएगा सल्फेट में। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। तो ये कंडीशन है, मतलब हम ये नहीं बोल सकते अच्छा टेम्परेचर कम ज्यादा कैसे होगा, भाई ये तो फर्नेस के अंदर किया जाता है सब। तो ऐसा नहीं होता है कि फर्नेस में हर जगह, हर कॉर्नर पे, हर एरिया पे एक जैसा टेम्परेचर हो। वेरिएशन होता है, कई जगह ज्यादा टेम्परेचर होता है, कई जगह लो टेम्परेचर होगा। तो जहां भी ऐसा होगा, तो अगर मान लीजिए PbS का ओर्स है पूरा, तो कई जगह PbO बन जाएगा और कई जगह PbSO4 भी बन जाता है। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए पहले आप इतना पोर्शन। चलिए, तो रोस्टिंग और कैंसिलेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, इनको आपको अच्छे से समझ लेना है। एक बेसिक डिफरेंस ये है कि एक में इन द एब्सेंस ऑफ एयर और एक में इन द प्रेजेंस ऑफ एयर की बात की जाती है, ठीक है। दूसरा कौन किसके लिए यूज किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। चलिए, अब जैसे एक बात आ गई, इसी तरह से अगर ZnS है, आप O2 से रिएक्शन कराएंगे तो ZnO SO2 बाहर, लेकिन साथ ही साथ ZnS में O2 के साथ रिएक्शन होकर ZnSO4 भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों ही केस आप दिखा सकते हो। मतलब आप ये लिख सकते हैं कि ZnS में कभी भी अगर आप एयर की बात करो तो यहाँ पे ZnO/ZnSO4 ये दोनों ही बन सकते हैं ना। तो ये इसका मतलब रोस्टिंग ही होता है, ठीक। तो इस तरह से किसी भी रोस्टिंग के अंदर मेटल का कोई सल्फाइड अगर है, मेटल सल्फाइड, उसको आप मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, और यही हमारा काम भी था, है ना, यही तो हम कर रहे थे। तो एक चीज और जरा समझिएगा, मेटल ऑक्साइड और मेटल सल्फाइड मैंने जनरल मान लिया, ठीक। तो कार्बन से रिड्यूस अगर मान लीजिए करते हम लोग, ये रिडक्शन करा रहे हम, है ना, तो ये हम पढ़ ही क्यों रहे, ये हम कन्वर्ट ही क्यों कर रहे। क्वेश्चन ये उठाए, भाई ऐसा नहीं है क्या कि सल्फाइड को हम रिड्यूस नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। ऑक्साइड को भी रिड्यूस किया जा सकता है और सल्फाइड को भी रिड्यूस किया जा सकता है। तो हम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम सल्फाइड को रिड्यूस डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम मेटल ऑक्साइड में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसके पीछे लॉजिक जरा समझ लीजिए। अगर आप कार्बन को रिड्यूस करते हैं तो मेटल सॉलिड फॉर्म में और CO बन जाता है, गैस बना। और ये सब जो एक्सप्लेनेशन होगा वो थर्मोडायनेमिकल होगा। कैसे? और यहां पे अगर आप बात करेंगे तो मेटल सल्फाइड और CS2 बन जाएगा, या CS भी बनता है ना। तो इसमें एक बात जरा ध्यान रखिएगा, इन दोनों रिएक्शन के अंदर पहली वाली रिएक्शन में डेल्टा H डेल्टा G जो है वो निगेटिव आता है, जबकि इसमें डेल्टा G जो होगा वो पॉजिटिव आता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग नाम क्या देते हैं, स्पॉन्टेनियस है। लेकिन ये क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस।
तो आप ये सब बता सकते हैं कि ये थर्मोडायनेमिकली ऐसा होता है कि ऑक्साइड का रिडक्शन ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू सल्फाइड, एंड दैट्स वाई हम लोग जितने सल्फाइड हैं उनको किसमें बदल रहे हैं, मेटल ऑक्साइड में। तो ये कारण है। अच्छा, तो रोस्टिंग का जो मोटो है, रोस्टिंग में हम क्या कर रहे हैं वो क्लियर है। रोस्टिंग का एक और यूज है, उसको भी यहां पे मेंशन करना, टू कन्वर्ट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, टू कन्वर्ट oxide of to convert metal oxide in lower oxidation state to higher oxidation state। ये बात भी जरा समझिएगा भाई, O2 आप ला रहे हो तो ऑक्सीडेशन भी तो होगा। जैसे मान लीजिए कोई FeO है तो इसको आप Fe2O3 में भी बदलते हैं, ये भी काम किसका है, ये रोस्टिंग का ही काम है। और ये इससे फायदा क्या होगा मैं आपको आगे बताऊंगा चल के। तो रोस्टिंग में हम ये बात भी जानते हैं कि हम जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का मेटल ऑक्साइड है उसको हायर ऑक्सीडेशन वाले मेटल ऑक्साइड में बदल देते हैं, ये रोस्टिंग में होता है। तो ये पूरी बात आपने रोस्टिंग के अंदर समझ ली और कैल्सिनेशन की बात समझ ली। तो अब हमारा तीसरा स्टेप जो है था, तीसरा जो प्रोसेस था वो कंप्लीट होता है। और तीसरा प्रोसेस कौन सा था, फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड फ्रॉम ओर्स। ठीक है, तो ये दो तरीका है, या तो आप रोस्टिंग करा दें या तो कैल्सिनेशन करा दें। अब क्या जरूरी है कि दोनों चीजें एक साथ हो, नहीं, वो तो डिपेंड करेगा कि हम कौन सा ओर्स ला रहे हैं, किसकी मेटलर्जी पड़ रहा है। अगर CO2, वाटर, इन सब की इंप्योरिटी है तो आपको कैल्सिनेशन कराना है। अगर आपके पास सल्फाइड ओर्स हैं तो उस कंडीशन में रोस्टिंग कराना है। तो प्रोसेस तो दोनों एक ही है ना, लेकिन वो दो अलग अलग ऑप्शन है आपके पास, कौन सा प्रोसेस आपको कराना है। चलिए, तो अब हम लोग तीन चीजें बहुत अच्छे से समझ गए। अब हम लास्ट एक चौथे पोर्शन में आते हैं, और अब हम मेटल ऑक्साइड अगर बना चुके हैं तो उनके रिडक्शन पे बात कर सकते हैं, यानी रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड पे हम आए, उससे पहले जल्दी से इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया। अब हम चौथे स्टेप में आ रहे हैं। चलिए, तो अब हमारा फोर्थ स्टेप सामने आता है, और रिडक्शन ऑफ ओर्स या मेटल ऑक्साइड। तो अब हमारे पास इस रिडक्शन ऑफ ओर्स में मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में होगा। अच्छा, रिडक्शन कराने के लिए तो आपके पास बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट है ना। मेटल ऑक्साइड होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट का ढेर लगा है, तो बहुत सारे उन्हीं सब के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से रिडक्शन कराने के लिए मेथड है। तो मैं सबसे पहले एक मेथड की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोमेटलर्जिकल मेथड। हाइड्रोमेटलर्जिकल मेथड ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, याद करिए। लीचिंग में हम लोगों ने यही तो पढ़ा था, स्पेशली यूज्ड फॉर गोल्ड एंड सिल्वर मेटलर्जी, है ना। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है, रिडक्शन कराया है। किससे रिडक्शन कराया था,
वो भी हम लोगों को याद होना चाहिए। तो वो हम कब रिडक्शन करा रहे थे वो जरा समझिए। आपको याद है कि जब हमारे पास NaAgCN का होल ट्वाइस ये आया था और इसके हमने रिएक्शन किससे कराई थी, जिंक से। तो जिंक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट था, और चूंकि जिंक का रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ये रिडक्शन हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे सिल्वर आपको मिल जाता था और साथ में यहाँ Na2ZnCN होल 4। तो ये सबसे पहला मेथड तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो ये सबसे पहला मेथड है हाइड्रोमेटलर्जिकल मेथड, जिसको आप लीचिंग भी बोल सकते हैं, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। उस लीचिंग वाले पूरे प्रोसेस में हम लोगों ने किया था, है ना। बट दिस इज स्पेसिफिक है, ये ओनली यूज्ड फॉर सिल्वर एंड गोल्ड मेटलर्जी, और इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक, तो ये आसान सी बात है, इसमें कुछ खास नहीं। तो ये एक ये स्टेप हो गया जिसमें हम लोग रिडक्शन कराने की बात कर सकते हैं। ठीक, अब मैं एक दूसरे मेथड पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन कहां पे होगा, कैसे होगा और क्यों होता है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि क्यों हो रहा है भाई। तो एक काम करिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, पहले पहला वाला स्टेप, तब तक मैं इसको आगे बताता हूं आपको। नोट करिए। चलिए, तो सेल्फ रिडक्शन के लिए आप इसको ऑटो रिडक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऑटो रिडक्शन। तो ये हम कब यूज कर रहे हैं पहले उसको समझ लीजिए। यूज्ड फॉर सच मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना। तो हमें उन मेटल ऑक्साइड्स के बारे में याद रखना है। यूज्ड फॉर सच मेटल सल्फाइड, metal sulfide which are less active, है ना, एक्टिव बहुत नहीं होनी चाहिए, लाइक मर्करी, लेड, इन सब के बारे में, है ना। तो ये सब जो मेटल होंगी इन सब में क्या होगा, ये लेस एक्टिव रहती है। तो इन मेटल के अंदर अगर हम बात करें HgS का और कॉपर का, ये सब केसेस, इसको कॉपर में भी लिख सकते हैं। तो इनके जो सल्फाइड हैं जैसे PbS, HgS या Cu2S या CuFeS2, एक ही बात है। तो मैंने क्या लिखा, यूज्ड फॉर सच मेटल सल्फाइड विच आर लेस एक्टिव लाइक दिस एंड हैविंग लेस एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ये कंडीशन है, आप सेल्फ रिडक्शन इन्हीं के लिए करते हैं। और फिलहाल आपको ये याद रखना है कि इन मेटल्स के साथ होता है। तो यहां पे ध्यान रखना यहां पे कि रिड्यूसिंग एजेंट कोई बाहर से नहीं आ रहा है, तो इसी के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे PbS और PbO, मैंने दोनों को जोड़ दिया। अब यहां पर जो सल्फाइड है -2, यही एक रिड्यूसिंग एजेंट है भाई। ये किसी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो ये इसको रिड्यूस करेगा और यहां पे लेड बन जाएगा, बाकी ये SO2 बन जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं। इसी तरह का सिमिलर केस यहां पे Cu2S प्लस Cu2O, इट गिव्स कॉपर सॉलिड और SO2 गैस। या इसी तरह का HgS प्लस HgO, इट गिव्स मर्करी एंड SO2। इसमें जो कॉपर मिलता है वो आपके पास, उसको बोला जाता है ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर का मतलब होता है ब्लिस्टर कॉपर। दरअसल क्या होगा, जो मेटल का सरफेस होगा वो उससे जैसे SO2 बाहर आता है तो उसमें एक तरीके से फफोले पड़ जाते हैं, एक स्प्लिट होते हुए जाता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि ब्लिस्टिंग करते हुए जाता है, ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। तो ये बात तो हम लोगों ने समझ ली कि सेल्फ रिडक्शन होता है, इसमें बाहर से कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं किया जाता है। और ये किस टाइप के लिए, मेटल्स के लिए किया जाएगा वो जरा ध्यान रखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज फॉर सच मेटल सल्फाइड विच आर लेस एक्टिव मेटल्स। लेस एक्टिव मेटल्स की जो सल्फाइड है, जिनमें से आपको 3 याद रखें, लेड, मर्करी, कॉपर,
इन सब के अंदर बहुत एक्टिव मेटल्स नहीं होती और इनकी एफिनिटी ऑक्सीजन पे कम रहती है। तो ऐसे केस में ये पीबीएस अपने ही इसके पार्ट में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है सल्फाइड, और इसको रिड्यूस करके ये बना देगा। ये तीनों बातें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सेल्फ रिडक्शन होने के लिए एक दो कंडीशन ये है कि पहली चीज तो सरफेस एरिया, जिस मेटल में आप बात कर रहे हो उसमें SO2 गैस बाहर हो रही होती है, गैस के फॉर्म में बाहर हो रहा है, तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए और पोरस होना चाहिए, है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट करके भी ध्यान रखना होगा। मेटल सरफेस एरिया जो है वो हाई होना चाहिए, एंड ऑल्सो मेटल इज पोरस, सो दैट बहुत इजीली आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर आ जाए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है कि पोरस होना चाहिए और सरफेस एरिया उसका ज्यादा से ज्यादा हो, सो दैट आसानी से उस SO2 गैस को आप बाहर कर दें। ठीक, तो एक काम करें, इसको पूरा नोट कर लीजिए, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब मैं इसको रब कर दूं। तो हमारे पास दो रिडक्शन के मेथड हम लोगों ने पढ़ लिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेल्फ रिडक्शन तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता वाला टॉपिक है। चलिए, अब हम लोगों के पास एक और बड़ा पोर्शन है और एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिडक्शन है, और वो हम लोग तीसरी बात कर रहे हैं, कार्बन रिडक्शन। तो ये क्या है, आपको पता है कार्बन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये किसी को रिड्यूस कर सकता है, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन इसकी भी अपनी कुछ कंडीशन है कि क्या हर एक मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रो को आपको बहुत अच्छे से जानना चाहिए कि किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, किसका रिडक्शन पोटेंशियल, इन सब में कैसे वेरिएशन होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हम लोगों से एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि कार्बन रिडक्शन हम कब यूज करेंगे और इनके लिए यूज करेंगे, है ना। अच्छा, कार्बन के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑल्सो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन कब कौन सा किसके लिए यूज करना होगा ये थोड़ा अभी आपको आगे चल के पता चलेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है और कार्बन है, ठीक है। अब एक बात जरा समझिएगा, ये मेथड जो है वो चीपेस्ट मेथड है भाई। कार्बन से रिडक्शन सबसे सस्ता है, कार्बन तो है ही बहुत, कोल बहुत नेचर में है हमारे पास, तो बहुत सस्ता मेथड है, बाकी सब में आपको कॉस्ट देनी पड़ती। तो सबसे सस्ते मेथड के कारण इसका यूज भी ज्यादातर किया जाता है, और मेटलर्जी का पूरा ग्राउंड ही इसी पे है कि हम ओर्स से मेटल निकालें लेकिन बहुत कम कॉस्ट आए, तभी आप उसको मेटलर्जी का नाम दे रहे हैं। ऐसे तो मेटल निकल ही रही है, लेकिन उसका कॉस्ट अगर ज्यादा हो जाता है तो मेटलर्जी का कोई मतलब नहीं बचा। तो ये एक तो यह बात ध्यान रखनी है।
तो ये बात हमें कैसे समझनी है कि हम कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट या कार्बन मोनो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, अभी फिलहाल हम लोग कार्बन की बात कर रहे हैं, तो हम किन के लिए यूज करेंगे? सबसे पहले तो ये पॉइंट आ गया, तो इस पे हमें बात करनी है, ठीक है। तो इसको एक काम करिए, पहले इन सब टर्म में हमने जो भी रिडक्शन पढ़े हैं, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, तो उन सबको ध्यान रखना है। तो इसको नोट कर लिया, फिर हम बात करते हैं इस पर। चलिए, तो अब हम लोग ये बात कर लें कि कार्बन को यूज हम किसके लिए करते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ कार्बन मेथड, कार्बन रिडक्शन मेथड used for metal oxide, like जैसे इन सब मेटल के लिए Fe2O3, इसी तरह से SnO2 या PbO, है ना, इन सब के लिए रिडक्शन मेथड यूज होता है, और ZnO। इस तरह से आप इन सबको बहुत इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है, कार्बन मेथड इज रिडक्शन मेथड यूज फॉर सच टाइप ऑफ मेटल्स ऑक्साइड Fe2O3, SnO2, PbO, ZnO। एक बात ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं कुछ और केसेस बता रहा हूँ कि ये तो हम लोग लिख देते हैं। अच्छा, रिडक्शन का सिंपल सा तरीका है, आपको पता है कि Fe2O3 लिखना है, तो कार्बन के साथ सिंपल सा आयरन बन गया और यहाँ पर CO बन गया, ठीक। SnO2 है तो कार्बन के साथ रिएक्शन हुआ, SN बन गया, यहाँ पे CO बन गया। PbO है तो सिंपली कार्बन के साथ रिडक्शन, Pb बन गया, CO बन गया। ये सब तो आप मेटलर्जी में यूज करेंगे। ZnO प्लस कार्बन प्लस Zn एंड CO, तो ये सब बहुत इजीली आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और रीजनिंग पूछा जाता है, खास क्वेश्चन की तरह डील करना है आपको, और तो पूछा भी है कि कार्बन reduction method is not used for such metal like chromium, titanium या मैग्नीज एक्सेट्रा। इन मेटल्स के लिए कार्बन रिडक्शन मेथड यूज क्यों नहीं होता? मतलब Cr2O3 है तो कार्बन के साथ रिडक्शन नहीं होता, Ti2O के साथ भी नहीं होगा, Ti2O3 MnO2 के साथ नहीं होता। इसका रीजन जरा समझिए। इसका रीजन हमारे पास बहुत सिंपल सा है, बिकॉज आप यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे, बिकॉज टेंडेंसी आप सीधे ये लिख सकते हैं, बिकॉज these metal having more affinity affinity for oxygen as compared to कार्बन। मतलब कार्बन से ज्यादा एफिनिटी किसकी है? इनकी ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन। तो ये खुद ऑक्सीजन के साथ ही पहले जुड़े रहेंगे Mn के साथ, है ना। तो ये इसीलिए रिड्यूस नहीं होते। तो आप सिंपली इसको एक्सप्लेन इसी तरह से करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बात है, ये तो रीजन है ही, लेकिन साथ ही साथ टाइटेनियम और मैग्नीज इस तरह की मेटल्स क्या करती हैं, ये कार्बन के साथ मेटल कार्बाइड बना देती हैं, मेटल कार्बाइड बना देते हैं। तो कार्बाइड बन गए तो फिर रिडक्शन क्यों होगा, ठीक। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि these metal cannot reduce by carbon method because they have more affinity towards oxygen as compared to carbon। तो कार्बन से कहीं ज्यादा affinity इन मेटल्स की है ऑक्सीजन के लिए, और दैट्स व्हाई ये ऑक्साइड बना लेते हैं। और दूसरा एक और रीजन है कि ये जो टाइटेनियम, मैग्नीज और क्रोमियम जैसी मेटल हैं, इन सब के कार्बाइड यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक। अच्छा, फिर इस पे एक और क्रॉस क्वेश्चन उठता है कि सर जिंक का क्यों नहीं हुआ, बिकॉज जिंक की भी एफिनिटी ज्यादा है। तो नोट करके ये बात भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, नोट करके जिंक मेटल ऑल्सो हैव more affinity towards oxygen, more affinity towards
oxygen, but still we use कार्बन रिडक्शन मेथड, है ना। तो उसका कारण क्या होता है, ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ जिंक इट कैन नॉट फॉर्म मेटल कार्बाइड। तो जिंक में दरअसल मेटल कार्बाइड नहीं बनता है, जबकि इन सब में क्या होता है, लाइटर एलिमेंट्स होने के कारण कार्बाइड बना लेते हैं। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है कार्बन मेथड के लिए। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि कार्बन का रिडक्शन किस जगह होता है, किन के लिए यूज होता है, और कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिसको मैं क्वेश्चन की तरह डील करूंगा। पहला तो ये कि इन मेटल्स में कार्बन रिडक्शन क्यों नहीं होता, क्यों यूज नहीं किया जाता, या इनमें क्यों नहीं यूज किया जा रहा है, तो जिंक का क्यों रीजन आ गया। तो ये सब चीजें एज ए क्वेश्चन की तरह आपको डील करना है और पॉइंट वाइज आप लिख लीजिएगा। तो इसको एक बार नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। चलिए, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ ली। एक और बात ध्यान रखिएगा कि कार्बन मेथड कैन नॉट यूज फॉर द सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि Cu2S या मेटल के कोई सल्फाइड जो है वो कार्बन रिडक्शन मेथड से रिड्यूस नहीं हो पाते, तो उसका रीजन आपको पता है कि कार्बन से सल्फाइड इजीली रिड्यूस नहीं होता। मैंने आपको थर्मोडायनामिक के लिए बताया था कि डेल्टा जी पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब इसके अलावा एक और रिड्यूसिंग एजेंट की बात हम लोग कर रहे हैं, और रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है ना। और एक और रिडक्शन है, रिडक्शन बाय एल्कली मेटल, और ये सब क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है ना, हाईली रिएक्टिव मेटल है, ठीक। तो ये दोनों को हम लोगों को रिडक्शन के केस में पढ़ना है। तो इसका मतलब है क्या, इसको कैसे समझा जाए, इसमें हम लोग क्या चीजें यूज कर रहे हैं। तो स्पेशली आपने एक नाम सुना होगा, थर्माइट प्रोसेस, इसको तो थर्माइट प्रोसेस के नाम पे भी आप इसको पढ़ते हैं, है ना। तो ये भी याद रखिएगा, थर्माइट प्रोसेस है। अब ये यूज्ड किसके लिए किया जाता है उसको भी जरा समझना है। तो स्पेशली यूज्ड फॉर फेरिक, यूज्ड फॉर ऑक्साइड लाइक Fe2O3, Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड, है ना। तो इस तरह के जो मेटल के ऑक्साइड हैं उनके लिए इस एल्युमिनियम के रिडक्शन वाले मेथड का यूज किया जाता है, या MnO2, है ना।
इस तरह की मेटल्स के ऑक्साइड इस एल्यूमिनियम से रिड्यूस होते हैं। तो बहुत सिंपल सा मेथड है, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, इसका ऑक्साइड बन जाता है, Al2O3 बन जाता है और आयरन। आपने ये पढ़ा है थर्माइट प्रोसेस, याद करिए वेल्डिंग में 9th में आप पढ़ लेते हो। इसी तरह से ये थर्माइट रिएक्शन है, Cr2O3 भी एल्यूमिनियम के साथ इस तरह से Al2O3 में बदल जाता है और यहाँ भी क्रोमियम मेटल आ जाता है। MnO2 इसी तरह से एल्यूमिनियम के साथ Al2O3 और मैंगनीज बन जाता है। तो ये सब जो मेटल है इनको रिडक्शन करने के लिए आप एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जनरली हम लोग इसका यूज कर पाते हैं। तो एक बार इसको जल्दी से नोट कर लिया जाए, फिर हम लोग आगे और बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा कि एल्कली मेटल या एल्यूमिनियम ये सब बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। चाहे आप एल्यूमिनियम की बात करें, सोडियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, पोटेशियम की बात करें, ये सब हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं और दीज मेटल कैन रिड्यूस दीज ऑक्साइड वेरी इजीली, है ना। इन ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने के लिए मेटल्स का आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। ये ऑक्साइड हो जाएंगे और ये तुरंत रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये आपको इलेक्ट्रो से दिख भी रहा है कि कौन पहले ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग एक और बात यूज कर रहे हैं, रिडक्शन बाय एल्कली मेटल्स। तो एल्कली मेटल जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। तो ये भी बहुत आसानी से रिडक्शन कराते हैं, जैसे TiCl4। तो इसको आप मैग्नीशियम से क्या करेंगे, बहुत इजीली रिड्यूस कर देंगे, टाइटेनियम सॉलिड और यहाँ MgCl2 या TiCl4 सोडियम है। तो इस तरह से यहाँ पे टाइटेनियम सॉलिड बन गया और यहाँ NaCl बन गया। तो बैलेंस वगैरह कर लीजिएगा। तो बहुत इजीली इन हाईली रिएक्टिव मेटल से ये वो मेटल्स आसानी से रिड्यूस हो जाएंगे जो बहुत लेस एक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं। अब इन सब के बाद यानी रिडक्शन, तो ये दोनों मिला के कुल मिला के एक ही मेथड टाइप के हैं, एक थर्माइट, यानी ये दोनों मेथड हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं और वो क्या कर रही हैं, वो इस तरह की मेटल्स को जो बहुत कम रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उनके ऑक्साइड को इजीली रिड्यूस कर देती हैं और इस प्रोसेस से आप रिडक्शन पढ़ रहे हैं। देखिए, सभी हम रिडक्शन ही पढ़ रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके हैं। एक और लास्ट में अब हम लोग मेथड पे बात कर लें। अब हम एक लास्ट में बात जो करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोलाइटिक, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड। तो आप तो इलेक्ट्रो पूरा पढ़ चुके हैं, है ना। तो बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, है ना। तो किसी भी मेटल ऑक्साइड का इलेक्ट्रिसिटी यूज करके रिडक्शन कराना, रिडक्शन किसमें होता है, कैथोड प्लेट में, है ना। तो सिंपली रिडक्शन। एक बात ध्यान रखिए, बहुत कॉस्ट इस पे लगता है क्योंकि ये तो बहुत महंगा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना है ना। तो एक तो पहली चीज तो ये कॉस्टली बहुत है और साथ साथ एक बात और ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रिसिटी चूंकि कंज्यूम हो रही है तो ऐसी मेटल्स के लिए हम इसको यूज करते हैं जो हाईली इनर टाइप की, यानी एक्टिव, हाईली एक्टिव मेटल्स होती हैं, जो हाईली एक्टिव मेटल्स हम इसको कहाँ पे यूज करते हैं, हाईली एक्टिव होती है, मतलब जिनके ऑक्साइड की एफिनिटी बहुत ज्यादा है, जैसे सोडियम का ऑक्साइड। तो अब ये दरअसल रिड्यूस होना नहीं चाहेंगे क्योंकि ये मेटल तो हमेशा ऑक्साइड के फॉर्म में रहेंगे।
MgO, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। तो इनको अगर रिड्यूस करना है तो हम लोग सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं और इनमें अगर इनको रिड्यूस करना है तो उसके लिए हम यूज क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। आपको याद होगा फ्यूज्ड NaCl, इसमें आप Na+Cl- और कैथोड प्लेट में क्या करते हो, सोडियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन और सोडियम मेटल बना लेते हो। तो ये एक तरीके से मेटलर्जी रिडक्शन ही तो है। ध्यान रखिए एक्वस फेज में नहीं होता है ना। और एनोड प्लेट में क्या होता था, Cl-, इट गिव्स हाफ Cl2 एंड इलेक्ट्रॉन बार। इसी तरह से हम लोग सोडियम का करा सकते हैं, इसी तरह से MgCl2 को भी करा सकते हैं फ्यूज्ड फॉर्म में। यहाँ भी क्या होगा, Mg+2, 2 फैराडे इलेक्ट्रॉन एंड Mg सॉलिड। तो कुल मिला के ये मेथड हम कब यूज करेंगे, जो हाईली एक्टिव मेटल्स को अगर रिड्यूस कराना है, जैसे सोडियम, एल्कली मेटल, एल्कलीन अर्थ मेटल, एल्युमिनियम, तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात पूरे रिडक्शन की। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, सिंपल सा। पहले तो हम लोगों ने आज फॉर्मेशन किया। मैं एक बार पूरी बातें जो हम लोगों ने पढ़ी उसको एक बार दोबारा से ले आता हूँ। हम लोगों ने रिडक्शन के लायक ओर्स को बनाया, मतलब मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया फ्रॉम द मेटल ओर्स। तो उसके लिए दो चीजें थी, एक कैल्सिनेशन और दूसरा रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में हम लोगों ने क्या किया था, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर और वोलेटाइल इंप्योरिटीज को बाहर किया। और जो बात हम करते हैं कि रोस्टिंग में हमने क्या किया, तो उसमें नॉन वोलेटाइल और साथ ही साथ आप मेटल जो सल्फाइड होते हैं उनको ऑक्साइड में बदलते हैं, ऑक्सीडाइज कराते हैं। उसमें मैंने बताया था कि PbSO4 भी बन जाता है, थोड़ी मेटल का सल्फेट भी बन जाता है, वो अलग अलग कंडीशन पे। तो ये रोस्टिंग का तरीका था। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था मेटल का ऑक्साइड बनाना। उसके बाद रिडक्शन है। रिडक्शन के लिए हम लोगों ने बहुत सारे मेथड पढ़े, जिनमें से सबसे पहला एक मेथड है सेल्फ रिडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन का रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी रीजनिंग है। इसके अलावा एल्युमिनियम का रिडक्शन, एल्कली मेटल्स का यूज करना, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज करना और हाइड्रोमेटलर्जिकल, जिसमें हम लोगों ने लीचिंग का मेथड भी यूज किया। तो ये सब रिडक्शन के मेथड है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है यहाँ पे, रिडक्शन जब आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का यूज भी मेटलर्जी के अंदर बहुत ज्यादा है। और उस थर्मोडायनेमिक्स का यूज मेटलर्जी में कैसे होगा, उसको पढ़ने के लिए हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे, इलिंगम डायग्राम, थर्मोडायनेमिक्स इन मेटलर्जी। तो हम लोग उसी टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी रिडक्शन ऑफ मेटल की बात जो हम लोग करते हैं उसमें थर्मोडायनेमिक्स का क्या रोल है, उसको लेकर एक टॉपिक है इलिंगम डायग्राम, जिसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास बात करेंगे। आज के लिए फिलहाल हम लोगों ने ऑक्साइड का फॉर्मेशन और रिडक्शन, इस पर पूरा डिटेल पे काम कर लेना है। आपको छोटी छोटी चीजें हैं उसको अच्छे से तैयार रखना है, नोट्स बनाने। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल हम लोग उसको यहीं रोक देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।